इलाहाबाद बोर्ड के अंतर्गत हाई स्कूल के विद्यार्थी ध्यान देंगे। आपका एक विषय है सोशल साइंस, सामाजिक विज्ञान, जिसमें 4 खंड हैं: इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र और अर्थशास्त्र। तो इतिहास में आपके 1, 2, 3, 4, 5 चैप्टर हैं। पहला पाठ है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। इस पर आपको ध्यान देना होगा। भूगोल में पहला पाठ है संसाधन एवं विकास। नागरिक शास्त्र में पहला पाठ है सत्ता की साझेदारी। और अर्थशास्त्र में पहला पाठ है विकास। आपको इसके संबंध में अध्ययन करना है। इतिहास में पहला पाठ है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, इस अध्याय की रूपरेखा, उसके मुख्य शीर्षक यहाँ पर दिए जा रहे हैं। इन्हीं पर आप ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं। इसमें पहला प्रश्न बनता है, राष्ट्र किसे कहते हैं? राष्ट्र किसे कहते हैं? तो आप लोग इस पर ध्यान देंगे। राष्ट्र एक ऐसा समुदाय होता है जो अपने सदस्यों के सामूहिक विश्वास, भावनाओं, आकांक्षाओं और कल्पनाओं के माध्यम से एक सूत्र में बंधा होता है। राष्ट्र कुछ विशिष्ट मान्यताओं पर आधारित होता है जिन्हें लोग उस समुदाय के लिए गढ़ते हैं, जिससे वे अपनी पहचान स्थापित करते हैं। राष्ट्र के प्रति यही भावना राष्ट्रवाद भी कहलाती है। तो राष्ट्र और राष्ट्रवाद किसे कहते हैं, इसको समझिए। राष्ट्र एक ऐसा समुदाय होता है जो अपने सदस्यों के सामूहिक विश्वास, भावनाओं, आकांक्षाओं और कल्पनाओं के माध्यम से एक विशेष सूत्र में बंधा होता है। अब आगे राष्ट्रवाद। राष्ट्र कुछ विशिष्ट मान्यताओं पर आधारित होता है जिन्हें लोग उस समुदाय के लिए गढ़ते हैं, उससे वे अपनी पहचान स्थापित करते हैं। राष्ट्र के प्रति यही भावना राष्ट्रवाद कहलाती है। अब आपको इसके बाद में फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र का विचार, इस पर आपको अध्ययन करना है। फ्रांसीसी क्रांति पर आप पिछले वर्ष अध्ययन कर चुके हैं। यूरोप में राष्ट्रवाद की दिशा में सबसे पहले फ्रांस की क्रांति ने निर्णायक कदम उठाया। 1789 में फ्रांस एक ऐसा राज्य था जिसके संपूर्ण भूभाग पर एक निरंकुश राजा का नियंत्रण था। फ्रांसीसी क्रांति से जो राजनीतिक और संवैधानिक बदलाव हुए, उनसे प्रभुसत्ता राजतंत्र से निकलकर फ्रांसीसी नागरिकों के समूह में हस्तांतरित हो गई। क्रांति ने घोषणा की कि अब लोगों द्वारा राज्य का गठन होगा, वे ही उसके भाग्य का निर्णय करेंगे। इसके बाद है फ्रांस की क्रांति का व्यापक लक्ष्य। फ्रांस की क्रांति का व्यापक लक्ष्य क्या था, इस पर आपको ध्यान देना है। इसके बाद में
फ्रांसीसी शासन के प्रति आशंकाएं। दूसरा है यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण। तीसरा है कुलीन वर्ग और नया मध्य वर्ग। अब सवाल उठता है, उदारवादी राष्ट्रवाद के क्या मायने थे? राजनीतिक रूप से उदारवाद एक ऐसी सरकार पर बल देता था जो सहमति से बनी हो। फ्रांसीसी क्रांति के बाद में उदारवाद निरंकुश शासक और पादरी वर्ग के विशेषाधिकारों की समाप्ति, संविधान तथा संसदीय प्रतिनिधि सरकार का पक्षधर था। 19वीं सदी के उदारवादी निजी संपत्ति के स्वामित्व की अनिवार्यता पर भी बल देते थे। कानून के समक्ष समानता के विचार का अर्थ उन लोगों को मताधिकार देना कदापि नहीं था। क्रांतिकारी फ्रांस उदारवादी प्रजातंत्र का पहला राजनीतिक प्रयोग था और वहाँ मत देने और चुने जाने का अधिकार केवल संपत्तिवान पुरुषों को ही प्राप्त था। संपत्ति विहीन पुरुष और सभी महिलाओं को राजनीतिक अधिकारों से वंचित रखा गया था। केवल अल्प समय के लिए जैकोबिन शासन के समय सभी वयस्क पुरुषों को मताधिकार प्राप्त था। इस पहले चैप्टर में आपको जर्मनी और इटली के निर्माण के बारे में भी अध्ययन करना है। जर्मनी और इटली का निर्माण। राष्ट्रवाद की उत्पत्ति एवं विकास। राष्ट्रवाद की उत्पत्ति तथा विकास का संक्षिप्त विवरण निम्नलिखित है। नंबर 1, राष्ट्र राज्यों की स्थापना। नंबर 1, राष्ट्र राज्यों की स्थापना। नंबर 2, पुनर्जागरण तथा धर्म सुधार। नंबर 3, इंग्लैंड में राष्ट्रवाद। नंबर 4, अमेरिका की क्रांति। नंबर 5, फ्रांसीसी क्रांति। नंबर 6, बेल्जियम तथा यूनान की स्वतंत्रता। इटली का एकीकरण। भूमध्य सागर में स्थित इटली कहाँ स्थित है? भूमध्य सागर में। भूमध्य सागर में स्थित इटली मध्य यूरोप का एक महत्वपूर्ण देश है। प्रारंभ में इसके उत्तरी और दक्षिणी भागों को क्रमशः इटालिया और सिसिलिया के नामों से जाना जाता था, परंतु रोमन साम्राज्य की स्थापना के पश्चात इटालियन शब्द का प्रयोग समस्त देश के लिए होने लगा। 1870 में इटली का एकीकरण संपूर्ण हो गया था।